हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की चर्चा की थी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमने दो चीज़ों का अध्ययन किया था। एक तो क्रांतिक कोण के बारे में हमने अध्ययन किया था और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा के बारे में हमने अध्ययन किया था। क्रांतिक कोण की परिभाषा में हमने कहा था कि सघन से विरल माध्यम में गमन करते हुए किसी प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में गमन करते हुए किसी प्रकाश की किरण के लिए वह निश्चित आपतन कोण जिस पर प्रकाश की किरण लंबवत अपवर्तित हो जाती है वो क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे IC से दर्शाते हैं। ये जो क्रांतिक कोण है इसका मान किसी एक पदार्थ के लिए तो नियत होता है, लेकिन भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। और फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपने बोला था कि सघन से विरल माध्यम में गमन करते हुए कोई प्रकाश की किरण जब जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है और यह घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपने दो शर्तें बोली थी और पहली शर्त आपने बोली थी कि प्रकाश की जो किरण है वो सदैव सघन से विरल माध्यम में गमन करनी चाहिए। प्रकाश की जो किरण है वो सदैव सघन से विरल माध्यम में गमन करनी चाहिए। और दूसरी शर्त आपने बोली थी कि जो आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दो शर्तें आपने बोली थी। यहाँ से आपने माध्यम के अपवर्तनांक n और क्रांतिक कोण IC में एक संबंध सत्यापित किया था। वो ये आया था हमारे पास में n बराबर कोसेक IC। ठीक है। यहाँ देखो आप IC यानी क्रांतिक कोण और n का मतलब क्या हुआ? माध्यम का अपवर्तनांक। हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि माध्यम का जो अपवर्तनांक है अगर वो हमें पता है n का मान तो IC यानी कि क्रांतिक कोण का मान ज्ञात किया जा सकता है। और दूसरा यदि आपको IC का मान पता है तो आप n यानी कि माध्यम के अपवर्तनांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये आपने ज्ञात किया था। फिर हम दैनिक जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं का अध्ययन कर रहे थे जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित दैनिक जीवन की कुछ घटनाओं का हम अध्ययन कर रहे थे और इसमें सबसे पहला टॉपिक आपने बोला था जिसका अध्ययन हमने कल कर लिया था। पहला टॉपिक जो आपने कहा था इसका अध्ययन हम पीछे कर चुके हैं और वो हमारे पास में क्या है? वो हमारे पास में है मरीचिका। ठीक है। पहला टॉपिक जिसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं वो हमारे पास में क्या है? मरीचिका। अब मरीचिका एंड मिरेसेस वो देख रहे थे आप लोग, आपने देख लिया हालांकि ये, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास में पृथ्वी का पृष्ठ है। हालांकि पृथ्वी का जो पृष्ठ है वो वक्रित होता है, पृथ्वी गोल होती है, लेकिन हम पृथ्वी के छोटे से भाग को देख पा रहे हैं इसलिए हमें समतल प्रतीत हो रहा है। ठीक है। और ये हमारे पास में हमने मान लिया कि एक पेड़ अपने यहाँ पे लगा हुआ है और देखिए होता क्या है कि गर्मी के समय में होता क्या है कि पृथ्वी की सतह के निकट का जो तापमान होता है वो ज्यादा होता है। गर्मी के समय में पृथ्वी की सतह के निकट का तापमान अधिक होता है और पृथ्वी की सतह के निकट का तापमान अधिक होता है तो इसका मतलब है कि माध्यम जो विरल हो जाता है। अधिक तापमान के कारण से पृथ्वी की सतह के निकट का माध्यम कैसा हो जाएगा? विरल हो जाएगा। और इसलिए किसी ऊंची वस्तु से आने वाला जो प्रकाश होता है, जैसे कोई पेड़ है, किसी चोटी से आने वाला जो प्रकाश होता है वो सघन से विरल माध्यम में गमन करता है। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त सघन से विरल माध्यम में गमन होना चाहिए। और आपने बोला है गर्मी के समय में पृथ्वी की सतह के निकट का तापमान अधिक होता है, इसके कारण से पृथ्वी की सतह के निकट का जो माध्यम होता है वो विरल हो जाता है। पृथ्वी की सतह के पास का माध्यम, यहाँ का माध्यम विरल है, ऊपर का माध्यम सघन है, इसलिए सूर्य से आने वाले प्रकाश की जो किरण है उसको सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करना पड़ता है और सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित होती है। ठीक है। और ये हमारे पास में हो गया अभिलंब। और जब यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस हिसाब से हो जाता है। इसका जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है। और इसको आप पीछे की ओर प्रोड्यूस कीजिए आप, तो यहाँ पे इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता हुआ हमें प्रतीत होता है ये। और ये जो उल्टा प्रतिबिंब है ये एक जल प्रतिबिंब की भांति व्यवहार कर रहा है। जल प्रतिबिंब की भांति अगर आप इसको देखते हो तो ये मरुस्थलीय प्रदेश में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनमें एक दृष्टि भ्रम उत्पन्न करता है। मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं में एक दृष्टि भ्रम उत्पन्न करता है और उन्हें लगता है कि उसे एक निश्चित स्थान पर पानी है।
यानी किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखता है तो उन्हें एक निश्चित स्थान पर पानी दिखाई देता है और उसके कारण से वो उस पानी की तलाश में उस स्थान तक जाते हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर पानी नहीं होता। ये एक दृष्टि भ्रम के जैसा होता है, ठीक है ना, मृत तृष्णा। समझ गए आप मेरी बात को? इसके अलावा आप एक बात होती है कि जैसे आप गर्मी के समय में गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और दोपहर में आप देखते हैं या बहुत ज्यादा जब गर्म तापमान होता है तब आप देखते हैं कि कुछ दूरी पर आपको ऐसा प्रतीत होता है, कुछ दूरी पर रोड पर, सड़क पर पानी गिरा हुआ है, बिखरा हुआ है, लेकिन वास्तव में जब आप जैसे जैसे पास हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां पे पानी नहीं है। ये भी इस मरीचिका का ही उदाहरण दृष्टि भ्रम है एक प्रकार का। अब आगे हम प्रयास करते हैं, देखिए किस प्रकार के बिंदु थे। आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाओं का अध्ययन हमें करना था, कुछ प्रभावों का अध्ययन हमें करना था जो दैनिक जीवन में हम देख पाते हैं। ये पहला हो गया मरीचिका। दूसरा देखो आप, हीरा जो है वो भी एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति के जैसे कार्य करता है। हीरा जो है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति के जैसे कार्य करता है, ठीक है ना। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति के जैसे कार्य करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति कैसे है, देखो पहली बात तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, जो कि प्रकृति में सबसे अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक प्रकृति में सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, इसका मतलब हीरा जो है वो सबसे ज्यादा सघन माध्यम है, सघनतम माध्यम होगा प्रकृति का। अब हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण होता है IC, वो होता है 24.4 डिग्री, ठीक है। हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण होता है IC, उसका मान होता है 24.4 डिग्री। अब देखिए एक बात आप ये समझना, हीरे को आपने सुना होगा हीरे को तराशा जाता है, ठीक है ना। हीरे को तराशने का काम भी एक निश्चित जौहरी कर सकता है, उसको उसकी परस उस एक निश्चित जौहरी को ही होती है, ठीक है ना। तराशने का अर्थ क्या होता है, वास्तव में उसकी इस प्रकार से कटिंग की जाती है, उसको इस प्रकार से काटा जाता है, उसकी आकृति को कुछ इस प्रकार से बना दिया जाता है कि अगर उसमें एक बार प्रकाश की किरण प्रविष्ट होती है, अगर उसमें एक बार प्रकाश की किरण प्रविष्ट होती है तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा और वो प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक है ना। जब उसका एक बार जो प्रकाश की किरण है जब वो एक बार उस हीरे के अंदर प्रविष्ट करेगी तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा और वो बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक है ना। इसलिए उसको तराशा जाता है। ये तराशने का मतलब है उसकी आकृति को इस रूप से परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब देखिए होता क्या है कि अगर एक बार प्रकाश की किरण इस हीरे में प्रविष्ट कर जाती है, हीरे के अंदर जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वायु से वो हीरे में जा रही है, वायु विरल माध्यम है, हीरा सघन माध्यम, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब तो सामान्य स्थिति है क्योंकि इसमें तो होगा नहीं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन जब वो प्रकाश की किरण हीरे से बाहर आने की कोशिश करती है तो हीरा सघन माध्यम है और बाहर वायु है जो कि विरल माध्यम है। अब ये प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाने का प्रयास कर रही है, ठीक है ना। और उसकी आकृति इस प्रकार से रखते हैं कि प्रत्येक बार जो प्रकाश की किरण है इसके अंदर, हीरे के अंदर जो प्रकाश की किरण है वो प्रत्येक बार 24.4 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित होती है। इसकी आकृति को कुछ इस प्रकार से रखा जाता है कि इसके अंदर जो प्रकाश की किरण होती है वो हर बार 24.4 डिग्री से अधिक कोण पर ही आपतित होती है, ठीक है ना। इसलिए अब देखो दोनों स्थितियां पूरी हो गई, दोनों शर्तें पूरी हो गई। हीरा सघन माध्यम में, बाहर विरल माध्यम में, प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाने का प्रयास कर रही है। और दूसरा, हर बार ये प्रकाश की जो किरण है इसकी आकृति हम इस हिसाब से रखते हैं कि हर बार जो ये प्रकाश की किरणें 24.4 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित होती है और अगर ये 24.4 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित होती है तो 24.4 डिग्री से अगर ये अधिक कोण पर आपतित होती है तो हम यहाँ पे ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। अब सघन से विरल माध्यम में भी गमन कर रही है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर भी आपतित हो रही है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो इस कारण से हीरे का प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है जिससे हीरा जो है इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। हीरा जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता हुआ प्रतीत होता है और प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। ये था हीरा जो कि किस पे आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, ठीक है ना। हीरे के लिए आपने बोला कि हीरे का जो अपवर्तनांक है वो हमारे पास में कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 और क्रांतिक कोण हीरे के लिए होता है 24.4 डिग्री। और आपने यहाँ पे बोला कि इसकी आकृति कुछ इस हिसाब से रखी जाती है जब इसमें प्रकाश की किरण प्रवेश करती है ना तो प्रत्येक बार 24.4 डिग्री पर ही आपतित होती है, ठीक है। तो पहली बात तो हीरे से जब प्रकाश की किरण प्रवेश करने के बाद में, हीरे में प्रवेश करने के लिए बाद में जब प्रकाश की किरण बाहर आने की कोशिश करेगी तो हीरा सघन माध्यम है, बाहर विरल माध्यम है, सघन से विरल माध्यम में गमन करेगी
और वो प्रत्येक बार 24.4 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित होती है हीरे के अंदर। 24.4 डिग्री क्रांतिक कोण है, इससे अधिक कोण पर आपतित होती है तो कोणांतिक परावर्तन होगा, और इस हिसाब से इसका बार बार कोणांतिक परावर्तन होता रहता है और हीरा हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इसके अलावा भी एक बात और ध्यान रखिएगा आप, इसके अलावा भी आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। समझ गए आप मेरी बात को? आगे प्रयास करते हैं। देखिए, इसके बाद में एक टॉपिक हमारे पास में पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। इसके बाद वाला हमारा टॉपिक है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। देखिए, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म के बारे में अगर हम चर्चा करें, क्या है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म जो है इसका उपयोग, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म जो है इसका उपयोग प्रतिबिंब को 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पर घुमाने में होता है। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को? पूर्ण परावर्तक प्रिज्म जो है इसका उपयोग प्रतिबिंब को 90 या फिर 180 डिग्री कोण पर घुमाने में होता है, या फिर इस पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का उपयोग प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन किए बिना, उसको छोटा बड़ा नहीं करते हम लोग, उसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसे उलटने में होता है। उलटने का मतलब उल्टा कर देने। ठीक है ना, हमने ये बोला कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म जो है इसके 2-3 प्रकार के उपयोग बोल सकते हो आप। इसका पहला उपयोग तो हो सकता है प्रतिबिंब को 90 डिग्री पर विचलित करने में, 180 डिग्री पर विचलित करने में, या फिर इसका एक उपयोग ये भी हो सकता है इसका एक उपयोग ये भी हो सकता है प्रतिबिंब को उल्टा करने में। ठीक है ना, आकृति सीधी है, प्रतिबिंब सीधा है, उसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसे उलटने में भी इसका उपयोग होता है। देखिए, इसके लिए अलग अलग आकार के, अलग अलग आकृति के पूर्ण परावर्तक प्रिज्म आप उपयोग में ले सकते हैं। देखिए, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, देखिए क्या होता है हमारे पास में पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। अब इसमें ये जैसे आपके पास में एक प्रिज्म आपको दिया गया है, और ये जो प्रिज्म है इसमें ये वाला जो कोण है 90 डिग्री का हो गया, इसमें ये कोण 45 डिग्री का होता है और ये वाला कोण भी 45 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं उसके प्रतिरूप के बारे में आप देखिए, ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस प्रकार से इस पे आपतित होती है, और आपतन के बाद में इसका पूर्णांतिक परावर्तन यहाँ पे होगा, और पूर्णांतिक परावर्तन के बाद में जो प्रकाश की किरण है इस हिसाब से वापस चली जाती है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को? इसके अलावा ये जैसे मान लीजिए कोई दूसरी प्रकाश की किरण है, इस हिसाब से यहाँ पे आपतित हो रही है, और इसका भी पूर्णांतिक परावर्तन हो जाएगा, और पूर्णांतिक परावर्तन होने के बाद में ये जो प्रकाश की किरण है इस प्रकार से चली जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए ये प्रतिबिंब जो है अभी कुछ इस प्रकार का था, और अभी ये जो प्रतिबिंब है कैसा हो गया, ऐसा बन गया। ठीक है, लंबवत विचलित हो गया, 90 डिग्री कोण पर विक्षेपित कर दिया आपने इस प्रतिबिंब को, है ना। दूसरा आपने बोला है, दूसरा हम बोल रहे हैं 180 डिग्री कोण पर हमें विचलित करना है इस प्रतिबिंब को, है ना। या तो प्रतिबिंब को 90 डिग्री पर घुमाने में या फिर 180 डिग्री पर घुमाने में, और या फिर प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन किए बिना उसे उलटने में इसका उपयोग होता है, इस पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का उपयोग होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे, देखते हैं। देखिए, जैसे अभी ये जो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है ये कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा है। देखिए, ये कोण हो गया 90 डिग्री वाला, ये हमारे पास में 45 डिग्री का कोण है, और ये हमारे पास में 45 डिग्री का कोण। ठीक है, और यहाँ अगर हम देखें, जैसे ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस प्रकार से इस पर आपतित हो रही है, ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस प्रकार से इस पर आपतित हो रही है, और इसका यहाँ से पूर्णांतिक परावर्तन हो गया इस प्रकार से, और यहाँ से पुनः इसका पूर्णांतिक परावर्तन हो जाएगा, और ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से बाहर निर्गत हो जाएगी। ठीक है ना, ये देखो अभी तक आपने जो बोला है पूर्णांतिक परावर्तन 2 बार हुआ है इसका। ठीक है ना, अब दोबारा जैसे ये कोई एक और प्रकाश की किरण जो कि इस पे फिर से आपतित हो गई, और यहाँ से इसका फिर से परावर्तन हो गया, और इस प्रकार से यहाँ पे फिर से आपतित हो गई, और ये परावर्तन के बाद में इस हिसाब से
निर्गत हो गई। अब देखिए यहाँ पे पहले जो प्रतिबिंब था वो कुछ इस प्रकार से था, और अब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। 180 डिग्री पे घुमा दिया आपने इस प्रतिबिंब को। तो इसका उपयोग यहाँ पे आपने प्रतिबिंब को कितने डिग्री पे घुमाने में इसका उपयोग किया है, 90 डिग्री पे घुमाने में। और यहाँ पे कितने डिग्री पे घुमा रहे हैं हम प्रतिबिंब को, 180 डिग्री पे घुमा रहे हैं। इन दो स्थितियों में पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का उपयोग हो गया। इन दोनों ही स्थितियों में क्रांतिक कोण का जो मान है, IC का जो मान है, इन दोनों ही स्थितियों में क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों ही स्थितियों में क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री से कम होना चाहिए। सामान्यतया जो कांच होता है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म बनाने के लिए फ्लिंट या फिर क्राउन के कांच का उपयोग करते हैं। सामान्यतया पूर्ण परावर्तक प्रिज्म जो होता है उसके लिए हम लोग फ्लिंट या फिर क्राउन के कांच का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, क्राउन कांच का उपयोग करते हैं। और इन दोनों ही स्थितियों में जो क्रांतिक कोण होता है वो 45 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है ना, और सामान्यतः इस कांच के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो 42 डिग्री होता है। ठीक है ना, सामान्यतः कांच के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो 42 डिग्री होता है। ये दो उपयोग आपने देख लिए, लेकिन हमने 3 उपयोग बोले थे पूर्ण परावर्तक प्रिज्म के। हमने जब पूर्ण परावर्तक प्रिज्म के बारे में शुरू किया था इस बिंदु को, तो हमने क्या कहा था कि इसका जो उपयोग है वो 3 स्थितियों में हो सकता है। प्रतिबिंब को 90 डिग्री पर घुमाने में, प्रतिबिंब को 180 डिग्री पर घुमाने में, और प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन किए बिना उसे उलटने में, उसे उल्टा करने में। ठीक है ना, देखो इसमें आपने प्रतिबिंब को 90 डिग्री पर घुमा दिया, इसमें आपने प्रतिबिंब को 180 डिग्री पर घुमा दिया, और अब हमें प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन किए बिना उसे उलटना। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए किस रूप में क्या प्रतिरूप हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए करते हैं प्रयास। जैसे ये हमारे पास में एक प्रिज्म दे रखा है, अब देखिए क्या हो सकता है, किस प्रतिरूप में हम लोग क्या करना कर सकते हैं। देखो ये जैसे हमारे पास में ये कोई प्रकाश की किरण जो कि इस पर आपतित हो रही है, और यहाँ से इसका अपवर्तन हो जाएगा, और अपवर्तन में आप देखिए इस प्रकार से, जैसे अविलंब ले लिया आपने, तो हमने क्या बोला था, हमने बोला है कि अभी विलंब सघन माध्यम में जा रही है, चाल कम होगी, चाल कम होगी तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, और ये अविलंब की ओर झुकेगी तो इस प्रकार से इसका अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। अब इसका अपवर्तन हो गया। अब आप देखिए यहाँ से इसका पूर्णांतिक परावर्तन हो जाता है, और इसका पूर्णांतिक परावर्तन हो गया कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पुनः इसका अपवर्तन हो जाएगा, और ये इस प्रकार से निर्गत हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। अब इसके अलावा ये कोई एक और प्रकाश की किरण है, अन्य प्रकाश की किरण आपने ले ली, ये यहाँ से इसका अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन होने के बाद में ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपतित होगी। ठीक है, यहाँ इसका पूर्णांतिक परावर्तन होगा, पूर्णांतिक परावर्तन होगा तो ये कुछ इस प्रकार से निर्गत यहाँ पे आ गई, और यहाँ से इसका पुनः अपवर्तन हो जाता है, और ये इस प्रकार से निर्गत हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, ये आपने यहाँ पे प्रतिबिंब ले रखा है, और यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया इस प्रकार का उल्टा। ठीक है ना, मतलब प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन नहीं किया, लेकिन उसको आपने उलट दिया, उसको आपने उल्टा कर दिया। ठीक है ना, प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन किए बिना उसे उल्टा बना दिया हमने, उसे उलट दिया, इसमें इसका उपयोग होता है। तो जो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है इसका उपयोग 3 बिंदुओं में आपने बोला, प्रतिबिंब को 90 डिग्री पर घुमाने में, 180 डिग्री पर घुमाने में, और इसके आकार में परिवर्तन किए बिना इसे उलटने में इसका उपयोग होता है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का उपयोग होता है। पहली 2 स्थितियां जो हैं, शुरू की जो 2 स्थितियां हैं, इन दोनों में क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री से कम होगा। सामान्यतया जो आप कांच उपयोग लेते हैं प्रिज्म बनाने में, फ्लिंट या फिर क्राउन का, उनके लिए जो क्रांतिक कोण है उसका मान 42 डिग्री होता है। ठीक है, आगे प्रयास करते हैं, देखिए अब इसका अंतिम उपयोग हम देख रहे हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी घटना का अध्ययन हम करेंगे जो कि महत्वपूर्ण, देखना, और वो हमने ले लिया, हम एक ऐसी युक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं
जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, और ये है हमारे पास में प्रकाशिक तंतु। समझ गए आप मेरी बात? प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का हमें अध्ययन करना है। प्रकाशिक तंतु महत्वपूर्ण है, और ध्यान से देखिएगा क्या होता है ये, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। तो ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, देखिए प्रकाशिक तंतु क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखें। देखिए प्रकाशिक तंतु का पहले तो आप देखें उपयोग कहाँ होता है, क्यों आपने प्रकाशिक तंतु, ऐसा था क्या? तो प्रकाशिक तंतु में एक पाइप होती है, एक ट्यूब होती है, ठीक है ना, एक नली होती है, बेलनाकार नली, और ये जो बेलनाकार नली है इसका व्यास हमारे बाल के समान होता है, बाल के समान व्यास की एक पतली बेलनाकार नली होती है, और हमारे बालों का व्यास लगभग कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, 0.1 मिलीमीटर, और इसका भी जो व्यास है वो हमारे लिए कितना हो गया, लगभग 0.1 मिलीमीटर हो गया, ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को? तो हमने बोल दिया कि पहली बात तो ये है कि ये एक मनुष्य के बाल के समान व्यास की एक पतली बेलनाकार नली होती है, यह है मनुष्य के बाल के समान व्यास की एक पतली बेलनाकार नली होती है, जिसका उपयोग प्रकाशिक संकेतों को ऊर्जा ह्रास के बिना संचरित करने में, अधिक दूरी तक संचरित करने में, प्रेषित करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। जो प्रकाशिक संकेत होते हैं उनको ऊर्जा ह्रास के बिना, एनर्जी लॉस के बिना ज्यादा दूरी तक प्रसारित करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, हम लोग गणना के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ये वास्तव में, इसकी संरचना क्या है, किस प्रकार से इसका आकार आकृति क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें होता है तो किस रूप में होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसकी संरचना के बारे में आप देखिए। इसकी संरचना में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है बेलनाकार नली, पतली बेलनाकार नली, ठीक है, जिसका व्यास जो है वो मनुष्य के बाल के समान होता है, और इस पतली बेलनाकार नली को क्रोड कहते हैं, क्रोड। देखिए ये कोई पतली बेलनाकार नली है, ये कोई पतली बेलनाकार नली है, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, ठीक है। और ये जो क्रोड है, इस पे एक लेप किया हुआ होता है, इसके ऊपर एक निश्चित पदार्थ का लेप किया हुआ होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में एक निश्चित पदार्थ का इसके ऊपर लेप हो गया, ऐसे ही ये, ठीक है। और जिस पदार्थ का आप इस पे लेप करते हो इसको हम लोग कहते हैं आवरण, क्लैडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, आवरण बोलते हैं, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखना है, क्रोड का जो अपवर्तनांक होता है, इसका जो अपवर्तनांक है इस अंदर वाली बेलनाकार छड़ का, क्रोड का जो अपवर्तनांक है वो इस आवरण के अपवर्तनांक से सदैव अधिक होता है, ठीक है ना, आवरण के अपवर्तनांक से सदैव अधिक होता है, ठीक है। तो इसका जो अपवर्तनांक है वो अधिक है, उच्च अपवर्तनांक का हो गया, ठीक है ना, अपवर्तनांक यानी n, और ये जो आवरण है इसका अपवर्तनांक कम हो गया, ठीक है, निम्न अपवर्तनांक हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें इसके बारे में हम गणना करें तो हमारे पास देखिए क्या होगा, यहाँ से आप देखिए ये कोई प्रकाश की किरण जब इसमें प्रवेश करेगी, देखना कोई प्रकाश की किरण जो कि इसमें प्रवेश करती है, प्रवेश कर गई, जब तो देखिए अब ये कोई प्रकाश की किरण जो इस प्रकाशिक तंतु में प्रविष्ट हो रही है, और जब ये प्रकाश की किरण इस प्रकाशिक तंतु में प्रवेश करती है तो देखिए बाहर का जो माध्यम है वो कौन सा है, विरल है, और अब ये किसमें जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है, विरल से सघन माध्यम में जा रही है। तो यहाँ तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा क्योंकि प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में गमन कर रही है, उसके लिए शर्त क्या होती है, सघन से विरल में जाना चाहिए। अब इसमें प्रवेश हो गया और इसका अपवर्तन कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है, इसका अपवर्तन कुछ इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे आपतित हो गई, अब ये क्रोड से बाहर जाने का प्रयास कर रही है, क्रोड का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और बाहर का अपवर्तनांक, इस आवरण का अपवर्तनांक कम है, अपवर्तनांक ज्यादा है, इसका मतलब ये सघन माध्यम है, और ये जो बाहर वाला माध्यम है ये कौन सा हो गया, ये वाला, ये कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। अभी जो प्रकाश की किरण है वो सघन से विरल माध्यम में जाने का प्रयास करती है,
और इसको आप इतना पतला लेके चलते हो कि जो प्रकाश की किरण है प्रत्येक बार, इसको हम इतना पतला लेते हैं इस प्रकाशिक तंतु को कि प्रकाश की किरण प्रत्येक बार क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर ही आपतित होती है। प्रकाश की किरण जो प्रत्येक बार क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर ही आपतित होती है। अब ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो रही है, सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो इसका क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, यहाँ इसका फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और ये इस प्रकार से आ जाएगी। यहाँ से इसका फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और ये इस प्रकार से आ गई। अब ये बाहर निकलेगी और इस प्रकार से निर्गत होगी। समझ गए आप मेरी बात को? तो जो प्रकाशिक तंतु है इसकी संरचना के बारे में आपने क्या बोला, प्रकाशिक तंतु की संरचना के बारे में हमने कहा कि इसमें मनुष्य के बाल के समान व्यास का, मनुष्य के बाल के समान व्यास, मनुष्य के बाल का व्यास कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर लगभग। तो हमने बोला कि इसमें मनुष्य के बाल के समान व्यास की एक पतली बेलनाकार नली होती है, मनुष्य के बाल के समान व्यास की एक पतली बेलनाकार नली होती है जिसे क्लॉड कहते हैं। ठीक है, और ये जो क्लॉड होती है इस पे एक आवरण किया हुआ होता है और उस आवरण को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवरण कहते हैं। इस पे एक परत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आवरण कहते हैं। क्लॉड का अपवर्तनांक अधिक होता है और आवरण का अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, जब ये कोई प्रकाश की किरण इसमें प्रविष्ट होती है तो ये विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसका अपवर्तन हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे ये इस क्लॉड से बाहर जाने का प्रयास करेगी। क्लॉड सघन माध्यम है और बाहर वाला जो माध्यम है ये आवरण है, ये विरल माध्यम है। तो अब ये सघन से विरल माध्यम में जाने का प्रयास करती है, तो इसका पूर्णांतिक परावर्तन होता है। पूर्णांतिक परावर्तन के लिए ये भी अनिवार्य है कि आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो, और यहाँ पे इतनी पतली नली होती है कि प्रत्येक बार आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक ही होता है। ठीक है, अब यहाँ इसका पूर्णांतिक परावर्तन हो गया तो यहाँ आ गई, यहाँ से पुनः इसका पूर्णांतिक परावर्तन हो गया, यहाँ से पुनः इसका पूर्णांतिक परावर्तन हो गया। जब यहाँ पे प्रकाश की किरण पहुंचते हैं तो इसका अपवर्तन हो जाता है, ये इस प्रकार से बाहर निर्गत हो जाती है। अब हमारे मन में एक प्रश्न बनता है कि जो पूर्ण आंतरिक ये प्रकाशिक तंतु है इसके उपयोग क्या क्या थे, कि भाई ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई, ऐसा क्या था कि हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है इसका उपयोग करना पड़ा, ये हमें बनाना पड़ा। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को? देखिए पहली बात तो इसका पहला उपयोग तो क्या होता है कि जो प्रकाशिक संकेत हैं, इसका पहला उपयोग क्या होता है, जो प्रकाशिक संकेत हैं उन्हें बिना ऊर्जा क्षय के, ऊर्जा हानि के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में इसका उपयोग होता है। बिना ऊर्जा हानि के प्रकाशिक संकेत जो है इसको एक स्थान से अन्य स्थान तक प्रक्षेपित करने में होता है, प्रेषित करने में होता है। ऊर्जा हानि के बिना प्रकाशिक संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, विद्युतीय संकेतों के संप्रेषण में भी इसका उपयोग होता है, विद्युतीय संकेतों के संप्रेषण में भी इसका उपयोग होता है, विद्युतीय संकेतों के संप्रेषण में भी इसका उपयोग होता है। एक और देखिए, सजावटी लैंप जो होते हैं उनमें भी इसका उपयोग होता है। और जैसे एक महत्वपूर्ण, आप सुनना अभी ज्यादा महत्वपूर्ण बात सुनना, हमारे शरीर के आंतरिक जो नरम अंग होते हैं, हमारे शरीर के अंदर के जो नरम अंग होते हैं, उन नरम अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने में इसका उपयोग होता है। इस प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया होती है उसे हम एंडोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब इसका जो उपयोग है वो एंडोस्कोपी के अंदर होता है। ठीक है ना, हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग है, जैसे कोई आंत है, लीवर है, गुर्दे हैं, इनके जो प्रतिबिंब है उसको प्राप्त करने में होता है कि भाई इन अंगों में क्या खराबी है, क्या मतलब समस्या होगी। ठीक है ना, इसके लिए क्या होता है, हमारे बाल के समान व्यास की, पतली से व्यास की एक नली होती है जिसे गले के जरिए हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है और वो आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब हमें दिखाती है। अब इससे आगे के बिंदुओं की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।